हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कर रहे थे? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। उसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड आपने देखा हो तो ये जो हमने बिजनेस फाइनेंस है, एफएम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है और यहाँ भी आज हम करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। अब दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके रिगार्डिंग ही बात की गई है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। नॉर्मली आप ये मान लें कि जो रॉ मटेरियल हैं इसको भी हम स्टॉक बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को भी और फिनिश को, यानी कि इंडिविजुअली इनको स्टॉक बोला जाता है और अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इसको इन्वेंट्री बोला जाता है। ठीक है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो गुड्स, ठीक है, जिसको सेल किया जाता है या जो पैकेजिंग की जाती है, यानी कि यहाँ पर आप रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का कोई चक्कर नहीं होता। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिनिश गुड्स होता है और उसको सेल किया जाता है। तो बात करते हैं सर इन्वेंट्री कंट्रोल की। चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है भाई राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी और राइट टाइम पर और मिनिमम प्राइस पर आपके पास स्टॉक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपके पास इन्वेंट्री है ना, वो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। ना ही तो ऐसा हो कि आपने जो कॉस्टली परचेज करके आ रखा हो वो आपके पास पड़ा हो, ठीक है, ना ही उसकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। यानी कि पूरे साल के लिए जो आपको इन्वेंट्री चाहिए, सुफिशिएंट जो स्टॉक है वही आपको होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। साथ के साथ इन्वेंट्री कंट्रोल जो आपका हेल्प करता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको कब ऑर्डर देना है। क्या करना है कि आपको कब ऑर्डर देना है। हो सकता है कि इन्वेंट्री आपके पास ज़्यादा हो तो ओवर प्रोडक्शन के कारण या फिर डिमांड कम होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके पास बल्क में जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक में हो, या फिर हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा होने के कारण या प्रोडक्शन कम होने के कारण इन्वेंट्री की कमी भी हो सकती है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इसी एम के लिए बनाया जाता है कि ना ही तो इन्वेंट्री का जो आप बोल सकते हो कि स्टॉक और प्रोडक्ट, ना ही तो हाई स्टॉक हो और ना ही लो हो, एक मिनिमम जो स्टॉक है वो मेंटेन करके रखा जा सके। ये था आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल लॉस। जो मटेरियल का लॉस होता है वो चार तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है जी? मटेरियल का लॉस जो हो सकता है वो स्क्रैप के कारण हो सकता है, स्पॉइलेज के कारण हो सकता है, डिफेक्टिव के कारण हो सकता है या फिर वेस्टेज के कारण हो सकता है। इन चारों को ही हम पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ते हैं स्क्रैप के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? स्क्रैप क्या होता है। स्क्रैप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कुछ न कुछ जब आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो तो कुछ न कुछ स्क्रैप बच जाता है। ठीक है। यानी कि कुछ न कुछ आप बोल सकते हो कि जो उसका वेस्टेज होता है वो बच जाता है, स्क्रैप बच जाता है। अब स्क्रैप क्या होता है भाई? अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंट में इसको कंसिडर कर लेंगे कॉस्ट के अंदर। अगर वैल्यू कम है तो हम इसको छोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रैप जो है ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना है। नेक्स्ट वन, स्क्रैप के बाद आता है अपना टॉपिक स्पॉइलेज। क्या होता है? स्पॉइलेज। अब जो स्पॉइलेज होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और आप बोल सकते हो कि नॉर्मल भी हो सकता है, जिसको नेचुरली बोल लो आप, या फिर अबनॉर्मल भी हो सकता है। जो नॉर्मल स्पॉइलेज होता है उसको आप रोक नहीं सकते, उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंसीडर करना है। किसके अंदर कंसीडर करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। और जो अबनॉर्मल स्पॉइलेज होता है उसको आपको क्या कहाँ डालना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। कहाँ पर डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। और ऊपर वाले में क्या था स्क्रैप के अंदर? सर अगर वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है तो उसको कॉस्ट अकाउंट में मेंशन कर देंगे वरना छोड़ देंगे। और स्पॉइलेज के अंदर क्या दिया गया है? सर नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा और अब नॉर्मल है तो प्रॉफिट एंड पीएनएल में चला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद आता है अपना डिफेक्टिव। क्या आता है नेक्स्ट? डिफेक्टिव के बारे में आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफेक्टिव क्या होता है? कोई भी जैसे कि सर सेमी फिनिश गुड या फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस के दौरान उसके अंदर कुछ न कुछ इम्परफेक्शन आ जाता है, मतलब कुछ न कुछ उसके अंदर टूट फूट हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाता है। यूज तो किया जा सकता है लेकिन वो आप बोल सकते हो कि सेकेंड हैंड की टाइप मान लो आप उसको। ठीक है ना। डिफेक्टिव मान ले कि आप कोई सपोज करो कोई चादर बना रहे थे, ऐसे प्लेन बनानी थी, हो सकता है कि वो थोड़ी सी कहीं से उठी हुई होगी
या उसके अंदर थोड़ा सा कहीं बेंड हो गया तो क्या कहलाएगा, वो डिफेक्टिव आइटम कहलाता है। क्या आइटम कहलाता है, डिफेक्टिव। यूज तो किया जा सकता है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो उसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे उसके अंदर। फिर आता है वेस्टेज, यानी कि जब भी आप कोई मटेरियल बनाते हो तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज के अकॉर्डिंग है कि वो वेस्टेज नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। नॉर्मल है तो आप उसको, नॉर्मल का मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया कि आप दर्जी से, टेलर से कोई भी कपड़ा बनवाते हो तो उसने बोल दिया भाई 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा लेके आना। अब आपका जो ड्रेस है वो नो डाउट कि 2 मीटर में या 2.5 मीटर में बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेस्टेज बचेगी ना कपड़े की, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल, अनकंट्रोलेबल। और जो आपकी अब नॉर्मल होती है वो कंट्रोलेबल होती है, लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा उसका, मैनेजमेंट की गलती है, तो आगे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, P&L अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर हम बात करते हैं स्टोर रिकॉर्ड्स के अंदर। किसके बारे में बात करते हैं, स्टोर रिकॉर्ड्स। अब आप बोलोगे सर स्टोर रिकॉर्ड्स कौन करता है, स्टोर रिकॉर्ड्स बाय स्टोर कीपर, कि जो स्टोर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो स्टोर कीपर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जो स्टोर कीपर है वही मेंटेन करता है कि जैसे स्टोर रिकॉर्ड्स कि जो मटेरियल से रिलेटेड वेरियस आइटम होती हैं मटेरियल के अंदर। ठीक है, मटेरियल के अंदर जो बहुत सारी आइटम्स होती हैं वो कब आपने रिसिप्ट की, कब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट को इश्यू किया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, ये सब कुछ चीज़ आप क्या करते हो, नोट करते हो। तो स्टोर को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है बिन कार्ड और एक होता है अपना स्टोर लेजर। बिन कार्ड और स्टोर लेजर। अब ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होता है, ये पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं, तो मैं इनका आपको डिफरेंस करा देता हूँ, तो डिफरेंस से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों क्या किस काम आते हैं, रिकॉर्ड करने, किस काम आते हैं, रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। देखिए आइए, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना। अब देखो मैं एक तरफ लिखता हूँ क्या, बिन कार्ड, क्या लिखते हैं हम, बिन कार्ड, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं स्टोर लेजर। दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, स्टोर लेजर। आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जो बिन कार्ड होते हैं ये क्या होते हैं, एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है भाई ये लिखे होते हैं इसके ऊपर कि इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल इस डेट को इश्यू किया गया, इतना मटेरियल इस डेट को रिसिप्ट हुआ, आप ये बोल सकते हो। और जो ये स्टोर लेजर होते हैं ना, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करें, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बिन कार्ड को रखने की, ये होती है स्टोर कीपर की। किसकी होती है, स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और जबकि स्टोर लेजर रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। याद रह जाएगा ना, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं थर्ड की, लोकेशन। बिन कार्ड कहाँ पर रखे जाते हैं किसी बिजनेस के अंदर, ये रखे जाते हैं केप्ट इनसाइड दी स्टॉक रूम। ये स्टॉक रूम के अंदर रखे जाते हैं, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ रखे जाते हैं, स्टॉक रूम से बाहर, केप्ट आउटसाइड दी स्टॉक रूम। ये स्टॉक रूम से कहाँ रखे जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल रखी जाती है। कैसी रखी जाती है, क्वांटिटेटिव डिटेल, यानी कि सिर्फ कितनी क्वांटिटी है वो। और इसके अंदर क्वांटिटेटिव तो रखी जाती है, साथ ही साथ वैल्यू, वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू आप बोल सकते हो ना, कि कितने अमाउंट का मटेरियल है ये भी लिखा जाता है। ये सारी डिटेल भी इसके अंदर होती है। ठीक है, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। इसके अलावा लास्ट डिफरेंस और करवा देता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है वो इंडिविजुअली की जाती है, यानी कि अलग अलग ट्रांजैक्शन। जैसे आपने एक बार मटेरियल निकाला तो इकट्ठा एक अलग अलग ट्रांजैक्शन करोगे। और जो इसमें है ना समराइज रूप में ट्रांजैक्शन की जाती है, जैसे एक महीने के अंदर कितनी होगी, एक हफ्ते के अंदर कितनी होगी, उन सबको ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, समराइज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ये दिया गया है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पता ही है, सारा का सारा हमने जो डिटेल में है वो इसके अंदर लिख रखा है। बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस जो है वो आपको समझना जरूरी था, तो आप ये नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं आगे।
ये इनके फॉर्मेट दे रखे हैं, स्टोर लेजर वगैरह के देख लेना, इतना ज़्यादा नहीं कोई ज़रूरी। आगे आता है फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट, कि लेबर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। इनके मटेरियल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके, ओवरहेड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओवरहेड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेबर के बारे में। आइए, लेबर यानी कि ह्यूमन बीइंग, किसके बारे में बात कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बात कर रहा है लेबर की। लेबर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, लैंड को क्या मिलता है बदले में, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेज। कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, ओनर को प्रॉफिट, ठीक है। ये फैक्टर है और ये कॉस्ट ऑफ फैक्टर है, आप ऐसे बोल सकते हो, फैक्टर और कॉस्ट ऑफ फैक्टर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या इसमें बोला कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, लेबर है, क्योंकि यही तो काम करेगा, यही तो लैंड का यूज़ करेगा, यही कैपिटल का, यही एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। और लेबर जो है ह्यूमन रिसोर्स है, ये कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस का, और इसको वेजेज पे करनी पड़ती है। और जो वेजेज होती है यही कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। अब जो लेबर को पैसा देना पड़ता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब कोई भी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट या जॉब के अकॉर्डिंग असाइन कर दिया गया, ये चेयर आपको ही बनानी चाहिए एक दिन में सारी चेयरें, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर बात हो सकती है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आती है, ठीक है, जो ओवरहेड आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट की, वो सारे एक सारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का काम वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के। पहला आता है, सबसे पहले तो वही कि लेबर की जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन करना, क्या करना, लेबर की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, किसके रिगार्डिंग, चाहे कॉस्ट उसने कोई प्रोडक्ट बनाया हो, चाहे उसने कोई सर्विस रेंडर की हो। दूसरा आता है रिपोर्ट करना कि लेबर ने कितने घंटे काम किया, उसकी प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ताकि उससे डिसीजन लिया जा सके। ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद करने हैं, ठीक है, लेबर कॉस्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, फिर लेबर को कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ और दिया गया है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट वन क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए इसने बोला भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि लेबर को हाई वेजेस, सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। लेबर इन द सेंस यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी, सारे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो लेबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो लेबर का यूज़ करते हैं, जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट, इसका तो काम वही है, HR डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है भाई, लेबर फोर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। ऐसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा भाई, कैसे काम करना है, उस जॉब पे जाके लेबर कैसे काम करेगा, कौन से मेथड यूज करेगा प्रोडक्शन के, वो डिफाइन करने का काम किसका है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इसी तरह टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट भी होता है जो मेंटेन करता है कि एम्प्लॉइज कब आया, कब गया, और उसने काम पर कितने घंटे जो इफेक्टिवली या बोल सकते क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ताकि उसकी पेरोल बनाई जा सके। भाई उसकी पेरोल इन द सेंस है कि उसका कितना पेमेंट बनती है वो बनाई जा सके। इसी तरह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है जो उससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके उसकी सैलरी देता है। तो ये क्या दे रखा है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर अपना आता है इसके अंदर टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब जैसे नाम पता है इसका कि टाइम को कैप्ट करना, यानी कि टाइम कीपिंग का मतलब होता है टाइम कितना लगाता है लेबर। तो टाइम कीपिंग के अंदर ये देखा जाता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लेबर ने कितना टाइम एक्चुअली स्पेंड किया है। टाइम कीपिंग के अंदर हम टाइम अराइवल और टाइम डिपार्चर ऑफ वर्कर सारा नोट करते हैं, ये तो करते ही करते हैं। साथ के साथ जो नोट करते हैं ना, वो ये भी नोट करते हैं कि जो वर्कर ने एक्चुअल में कितना टाइम काम किया है उस जॉब के ऊपर, किसी ऑर्डर के ऊपर, किसी प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। मान लिया कि फैक्ट्री आ गया 9 बजे, गया 5 बजे, ठीक है, लेकिन काम पे क्या, काम पे मान लिया कितने घंटे हो गए, 3 और 5 8, यानी कि 8 आवर्स उसने काम किया, लेकिन रियलिटी में वो मशीन के ऊपर रहा सारा 4 ही घंटे। तो ये देखना कि कितना टाइम उसने आइडियल टाइम तो नहीं स्पेंड किया कहीं,
आइडियल का मतलब होता है बेकार समय तो नहीं खराब किया। वो देखो थोड़ा बहुत जो खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, वो तो होता ही होता है, उसके अलावा जो टाइम वेस्टेज नहीं किया ना, ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है, ये देखना कि अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना हो। जैसे टाइम कार्ड बना दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं, भाई कितने घंटे उसको एक्चुअल में काम किया, जो मैं बता रहा था जॉब वाला। अब आते हैं पेमेंट ऑफ वेजेज। क्या आता है नेक्स्ट? पेमेंट ऑफ वेजेज। अब पेमेंट ऑफ वेजेज डिपेंड करती है भाई टाइम बेसिस पे आप उसको वेजेज दे रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट बेसिस पे वेजेज दे रहे हो। प्रोडक्ट बेसिस का मतलब होता है क्या, जैसे मान लें कि आपने बोल दिया सर एक अगर चेयर बनाएगा ना, एक व्यक्ति जो लेबर है उसको हम 1000 रुपये देंगे। कितने रुपये देंगे? 1000। तो ऑब्वियसली बात है 10 चेयर बनाई तो कितनी होगी? 10,000 रुपये लेके चला गया। टाइम का मतलब है 9 से 5 आएगा ना, तो एक महीने तो उसको 10,000 सैलरी देंगे। टाइम के बेसिस पे है, प्रोडक्ट के बेसिस पे है, ये डिसाइड किया जाता है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें, किस किस के बेसिस पे कैसे काम किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी या जो बोल सकते हैं पेरोल जो है वो तैयार किया जाता है, ताकि मिनिमम वेजेज जो है वो उसकी डिसाइड किया जा सके। ये सारा का सारा किस में आता है? पेमेंट ऑफ वेज के अंदर आता है। इसके अंदर आप वेज सीट बनाते हो। क्या बनाते हो? वेज सीट बनाते हो, ताकि हर डिपार्टमेंट जो है अलग अलग वेज सीट बनाएगा कि इस व्यक्ति ने हमारे डिपार्टमेंट में इतना काम किया है, इतना इसकी वेजेज बनती हैं। आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है? वही आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है भाई? टाइम पीरियड या ड्यूरेशन, कि वर्कर कब आया और कब फैक्ट्री से गया, या कितने घंटे काम नहीं किया। जो काम नहीं किया ना, वो किस में आ जाता है? आपका आइडियल टाइम के अंदर। किस में आ जाता है? आइडियल टाइम के अंदर आपका ये आपका है। तो आइडियल टाइम में 2 तरह का होता है। एक तो होता है नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? जैसे पानी पीने के लिए उसने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, वो हो सकता है। खाना खाने के लिए आधे घंटे का ले लिया, वो हो सकता है। और अब नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है? जैसे काम करता हुआ दिखता तो है, जैसे हाथ में छीनिया थोड़ा तो ले रखा है, लेकिन वो एक ही चीज़ पे लग रहा है, वहाँ पर टाइम वेस्टिंग कर रहा है वो। समझा नहीं ना बात? कि मान लें कि एक चेयर, मान लें कि दिन में है ना 2 चेयर बननी थी, अब एक व्यक्ति ने बनाई एक ही चेयर, और लेकिन आपने उसे को कभी फ्री भी नहीं देखा। फ्री नहीं देखा इसका मतलब क्या है? वो लगा हुआ है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, वो अबनॉर्मल आइडिया टाइम की बर्बादी कर रहा है। हर 5 मिनट के बाद में बोल सकते हो भाई पानी पीने जा रहा है, फिर उसको बता चाय बनवा लो, फिर वो अगर मान ले कि वो धूम्रपान कर रहा है तो तंबाकू वगैरह का तो बोलता है बीड़ी लगा लेते हैं। तो इस टाइप का ये क्या कहलाता है? आइडियल टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडियल टाइम कहलाता है। ठीक है ना? तो आइडियल टाइम नॉर्मल भी होता है और अब नॉर्मल भी होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। फिर आता है ओवर टाइम। आइडियल टाइम के बाद क्या आता है आपका? ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है भाई? नॉर्मली एक वर्कर जो है ना सरकार के अकॉर्डिंग 8 घंटे ड्यूटी देता है। कितने घंटे ड्यूटी देता है एक दिन में? 8 घंटे। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करे, 8 घंटे से ज़्यादा काम करे तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो ओवर टाइम के लिए जो वेजेज दी जाती है ना, वो नॉर्मली वेजेज का डबल होती है। मान लिया कि यहाँ पर 100 रुपये पर आवर्स मिलते हैं उसको 8 घंटे के लिए, तो 800 रुपये डेली के हो गए। लेकिन वेजेज में क्या मिलेंगे? 200 रुपये पर आवर्स। एक घंटे कितने मिलेंगे? 200 रुपये। ये होता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग बताया गया था। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ओवर टाइम फिर क्यों करवाएंगे भाई? 100 में काम चला तो 200 में क्यों करवाएंगे? हो सकता है कि अर्जेंसी कोई ऑर्डर आ गया हो, ठीक है, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाना पड़ रहा हो, या फिर वर्कर ही ना हो, लिमिटेड वर्कर हो तो उन्हीं से ओवर टाइम करवाना पड़ेगा काम। तो ये क्या कहलाता है? ओवर टाइम। तो अब जो ओवर टाइम की कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि किस किस नेचर की कहाँ कहाँ चार्ज करनी है। तो देखिए नेचर ऑफ ओवर टाइम चार्ज टू, कहाँ पर चार्ज करना है? कस्टमर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द जॉब अर्ली। अगर मान लें हमने क्या किया, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है कि सर जल्दी काम करवा दो। मान लें कोई काम 7 दिन में होने वाला था, कस्टमर ने बोला सर 5 दिन में करवा दो। आप क्या करोगे? ओवर टाइम करवाओगे। उसको बोलते हैं जॉब डायरेक्टली। उस खर्चे को कहाँ डालेंगे? ओवर टाइम के खर्चे को कहाँ डालेंगे? जॉब डायरेक्टली। वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का दे रखा है, अलग अलग अनअवॉइडेबल रीजन है तो उसको कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, सेशनल है तो प्राइम कॉस्ट में डाल देंगे, डिलेड शेड्यूल है तो डिपार्टमेंटल में डाल देंगे, जनरल प्रेशर ऑफ वर्क है तो जनरल ओवरहेड में डाल देंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? ओवरहेड को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, देखो काम ओवरहेड है का मतलब होता है सर काम करवाना, काम क्यों करवाया गया उसके रीजन के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट को आप डिफाइन किया जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन आता है फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट वन क्या आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड के बारे में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने पढ़ लिया मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरहेड के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हो तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और
एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। तो इन इनडायरेक्ट कॉस्टों को क्या बोला जाता है, ओवरहेड बोला जाता है। देखो ओवर टाइम अलग वर्ड था, ओवरहेड अलग वर्ड है। ओवरहेड कहाँ पर है, जैसे कि मटेरियल था, लेबर था, वैसे ही ओवरहेड है। इनडायरेक्ट खर्चे जितने सारे होते हैं उनको सबको क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोला जाता है। ये जो खर्चे होते हैं ये टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट का हो, जॉब का हो, प्रोसेस का हो। अब जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब हम डिफाइन कर चुके हैं पहले ही कोर्स के अंदर, ठीक है। अब ओवरहेड की अगर हम बात करते हैं, ओवरहेड डायरेक्टली मेजरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, किसके मेजर किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर, रेंट, रेट, टैक्सेज, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ओवरहेड के एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को कितने टाइप में डिवाइड किया है, जैसे कि इसने बोल दिया भाई जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनकी कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको अलग अलग ग्रुप में बनाया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड बोले जाते हैं। अब ओवरहेड को कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 एलिमेंट के बेस पर, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एलिमेंट के बेस पे आ जाएंगे। इसी तरह फंक्शन के बेस पर, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरह बिहेवियर के बेस पर। अब जो बिहेवियर के बेस पे आता है फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड का मतलब होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा देना पड़ेगा, जैसे कि रेंट, रेट, सैलरी वगैरह होते हैं, ठीक है। और सेमी वेरिएबल या फिर वेरिएबल ओवरहेड किसको बोलते हैं, वेरिएबल उसको भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे, वो क्या कहलाता है आपका वेरिएबल ओवरहेड। जैसे कि बिजली का यूज है, अगर मशीनें चलेंगी तो बिल आएगा, नहीं चलेंगी थोड़ी आएगा, फिर वो इनडायरेक्ट। और सेमी वेरिएबल में कैसे, सेमी वेरिएबल में भी एक लिमिट तक तो एक्सपेंसेस फिक्स रहते हैं और फिर क्या होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे इसके अंदर बिजली का बिल यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। समझाने का तरीका जैसे आपको पता है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ, एक घर में जैसे कि 80 वोट तक तो बिल आता ही आता है, 80 वाट तक तो बिल आता ही आता है। बंद में बोलते हैं ना, बंद है मीटर तब भी बिल आ रहा है, वो तो क्या कहलाता है, फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल का मतलब होता है 80 से ऊपर, मान लीजिए 100 यूनिट होगी तो ये 20 यूनिट का जो बिल आएगा इसको बोलेंगे वेरिएबल। और इन दोनों को मिला दें, 80 प्लस में 20, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। एक लिमिट तक फिक्स, उसके बाद क्या होता है, ये वेरिएबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से तीनों को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कलेक्शन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, कि ओवरहेड को कैसे कलेक्शन किया जा सकता है, उसको कैसे हम ये डिसाइड करेंगे भी ये सेम हेड के अंदर क्लासिफिकेशन किया था ना अभी, कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को एक में रख देंगे, तो इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अगर जिस भी टेक्निक के थ्रू आप इनको ग्रुप में आइडेंटिफाई कर रहे हो, अलग अलग ग्रुप बना दिया आपने, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो किस टेक्निक से एक ही, उसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, कोडिफिकेशन। तो क्या होता है कोडिफिकेशन, ये एक मेथड होता है जो आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस को नंबर्स या लेटर की फॉर्म में, ताकि उनको कम, या फिर दोनों भी हो सकता है नंबर, ठीक है, ताकि उनको इजीली कलेक्ट किया जा सके, इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। अब आते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अब खर्चा तो हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट है, लेबर, मटेरियल और आपका एक्सपेंसेस हो गए। अब उनको कैसे एलोकेट करना है, एलोकेट का मतलब होता है किस डिपार्टमेंट का ये खर्चा है, ये डिसाइड करना। ये डिसाइड करना किसके अंदर आ जाता है, आपको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज मतलब अलॉटमेंट ऑफ ऑल द आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर। यानी कि अब क्या करें, ओवरहेड जो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको अलॉटमेंट करना, उनको बांटना, सारे की किस बेस पर, सर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट डिपार्टमेंट आप बोल लो, उनके बेस पर ही बांटना, यानी कि कॉस्ट डिपार्टमेंट बोलो, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलो, इनके ऊपर बांटना। अब इसको बांटने की इसकी जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 स्टेप को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 आता है एक्यूमुलेटिंग ओवरहेड। ये किसके बेस पे होते हैं, एक्यूमुलेटेड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के बेस पर। आइडेंटिफिकेशन द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, हो सकता है सर कॉस्ट का पर्पज़ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके बेस पे हो सकता है, या फिर जो मेथड आपने सेलेक्ट किया है एक्यूमुलेटिंग करने उसके बेस पे हो सकता है। तो ये 3 तरीके दे रखे हैं जिसके बेस पर आप कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर अपना यहाँ पर आएगा क्या, देखिए अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड, अपॉर्शनमेंट का मतलब विभाजन करना, क्या करना, विभाजन, ठीक है। अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन आइटम ऑफ कॉस्ट, यानी कि 2 और 2, देखो पीछे वाला क्या था, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब किसी एक सेंटर पे आपने खर्चे को बांट दिया, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर पर, मतलब एक कोई खर्चा है और उस खर्चे को ए डिपार्टमेंट में भी यूज किया गया, बी में भी यूज किया गया, इसको बांटना क्या करता है, अपॉर्चमेंट।
और पहले वाला क्या था भाई, एक खर्चा उसको ए में दे दो, दूसरा खर्चा उसको बी में दे दो, ऐसा था। लेकिन ए में दे दो पहले वाले को, बी में दे दो। ये तो किस में था, ये था आपका एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अप्रोचमेंट में क्या खर्चा है एक है सर, अब उसको 2 डिपार्टमेंटों में बांटना है, कौन कौन कितना कितना प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना, कितना कितना पोर्शन होगा ये। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप इजीली समझ पाओगे। मान लिया कि हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, किसके बारे में बात करते हैं, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बात हम कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्या बात करते हैं, मान लें कि ये ज़मीन है, ये पूरा फ्लोर था, ये फ्लोर कितना यूज किया, मान लें कि ए डिपार्टमेंट ने इतना यूज किया है, बी ने छोटा सा यूज किया था, सी ने और ज़्यादा किया है, डी ने थोड़ा छोटा और ई ने थोड़ा और, एफ ने फिर इतना। तो ये देखना पड़ेगा कि जो फैक्ट्री का जो फ्लोर है वो किसने कितना, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना, जैसे सी ने यूज किया था तो ज़्यादा ओवरहेड के खर्चे इसको डाल दो, अब बी ने सबसे कम किया है तो बी के सबसे कम खर्चे डाल दो। कहने का मतलब जितना फ्लोर यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, फैक्ट्री के ओवरहेड के खर्चे उसमें डाल दो। ये क्या होता है, अपोर्समेंट ऑफ द ओवरहेड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, होप से आपको इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर और फिर आगे फर्दर और दे रखे एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हो, जैसे आइटम ऑफ ओवरहेड दे रखे, जैसे रेंट, रेट, टैक्सेज या इंश्योरेंस को किसमें, फ्लोर स्पेस के बेस, जैसे मैंने बताया फ्लोर के बेस पर। कैंटीन या वेलफेयर एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे बांटा जा सकता है। इसी तरह डेप्रिसिएशन को कैपिटल कॉस्ट के, पावर स्ट्रीम को आपके टेक्निकल एस्टिमेट के HP आवर्स के बेस पर, ठीक है। कंपनसेशन को आप डायरेक्ट वेजेस के बेस, एडवर्टाइजमेंट को आप सेल या वॉल्यूम के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट पूरा का पूरा, हमने इसके अंदर पढ़ा लेबर और क्या पढ़ा था बताइए शाबाश, मटेरियल के रिगार्डिंग, ठीक है। मटेरियल सॉरी लेबर और ओवरहेड के रिगार्डिंग पढ़ा है। इससे पिछले वीडियो में हमने मटेरियल, तो हमने पढ़ लिया मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग अपना बचता हो या वेरिएंस के रिगार्डिंग अपना बचता हो, तो वो सारा का सारा डिटेल में करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।